नमस्कार बेटा, हिंदी की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि पुरानी जो कक्षाएं हमारे हिंदी की हुई थी उसमें हमने हिंदी का ही गद्यांश भाग का पहला पाठ धूल उसके बारे में परिचय प्राप्त किया था। इस धूल शीर्षक से संबंधित पूरे पाठ को एक एक पॉइंट्स में एक एक बिंदु में आपको मैंने समझाया। बस उसी का एक गद्यांश जो है वो निबंध के रूप में आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। इसी पाठ्य पुस्तक में दिए गए इस पाठ को मैंने आपको कल बोला भी था कि बेटा घर पे बैठ के थोड़ा आप इसको पढ़ना, ताकि पढ़ने से ये जो मुख्य बिंदु मैंने वहां लिखे थे वो सारे के सारे आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। बेटा यहाँ पर दिया गया है इन्हीं पाठ में से लिए गए मुख्य अभ्यास प्रश्न। इन अभ्यास प्रश्नों की शुरुआत कल की कक्षा में हो चुकी थी और इनमें से एक या दो पंक्ति में उत्तर दीजिए के प्रश्न जो है कल हमने कर लिए थे, जिनकी संख्या 3 थी। तो मुझे लगता है मेरे बच्चों ने उन प्रश्नों को अच्छे से समझा है और कॉपी में करने का भी प्रयास किया है। उसी के आगे के प्रश्न है, सबसे पहले इस तरफ लिखे गए हैं 25 से 30 शब्दों में उत्तर दीजिए और इस तरफ लिखे गए हैं 50 से 60 शब्दों में उत्तर दीजिए। जैसा कि बेटा हमने इस चैप्टर को अच्छे ढंग से पढ़ा था, उस चैप्टर में दिए गए एक एक गद्यांश में दिए गए एक एक वाक्यांश से हमें इन सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ प्राप्त होंगे। पहला प्रश्न है इसमें, धूल के बिना किसी भी शिशु की कल्पना नहीं की जा सकती, स्पष्ट कीजिए। तो बेटा पहले पैराग्राफ में ही दिया गया है। देखो रामविलास शर्मा ने माना है कि हमारी हिंदी संस्कृति में एक उक्ति है, पंक्ति है कि जिसके कारण धूरी भरे हीरे कहलाए। अर्थात भारतीय संस्कृति में धूल में खेलने वाले बालक की शोभा बहुत मानी जाती है, क्योंकि प्रत्येक बालक अपना बचपन और खेलों का आनंद इसी धूल के संपर्क में ही प्राप्त करता है। धूल से कारोबार हुआ या भरा हुआ वह बालक बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इसके लिए उदाहरण भी प्रस्तुत किया गया है कि जिस प्रकार फूल के ऊपर रेणु यानी मिट्टी के कण उसकी सुंदरता को और निखारते हैं, वैसे ही धूल जो है वो शिशु के मुख की सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा देती है। तो यहाँ ये प्रश्न 25 से 30 शब्दों का और यहाँ पर इसका ये जो उत्तर है वो पूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, सभ्यता धूल से बचना क्यों चाहती है? वास्तव में यहाँ लेखक ने ये व्यंग्य किया है कि आज की जो सभ्यता है वो धूल के संपर्क से दूर रहना चाहती है, क्योंकि वह धूल को घृणाजनक दृष्टि से देखती है। धूल के प्रति उनके मन में किसी तरह का कोई सम्मान नहीं है। वो अपने बच्चों को भी इस तरह का आदेश देती है कि धूल में मत खेलना। इसका अर्थ यह है कि यह आज की सभ्यता जो है वह धूल के प्रति बहुत ही घृणाजनक भाव रखती है और यह मानती है कि इस धूल में खेलने से वह और उनके कपड़े जो हैं वो मैले हो जाएंगे और यह संस्कृति बनावटी प्रसाधन सामग्री यानी सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो बनावटी चीजें हैं उनको ज्यादा महत्व देती है, इसीलिए वो धूल के संपर्क से बचना चाहती है। अगला प्रश्न है, अखाड़े की मिट्टी की विशेषता। जब बेटा मैंने आपको पूरे पाठ को समझाने का प्रयास किया था उसमें एक मुख्य बिंदु आया था अखाड़े की मिट्टी की विशेषता। तब मैंने आपको इस बारे में भी अवगत करवाया था कि बेटा यह पैराग्राफ महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अभ्यास प्रश्न पूछा गया है। तो वही प्रश्न है, अखाड़े की मिट्टी की क्या विशेषता है? अखाड़े की मिट्टी की यह विशेषता है कि यह सामान्य मिट्टी नहीं है बल्कि तेल और मट्ठे से सींची हुई मिट्टी है, जिसका स्पर्श पाने का सुख तो देवताओं को भी दुर्लभ होता है और एक पहलवान के शरीर की मांसपेशियों को यह मिट्टी और ताकत प्रदान करती है। जब वही पहलवान अपने शत्रु को निर्द्वंद रूप से पराजित कर इस मिट्टी में लेटता है तो वह अपने आप को विश्व विजेता मानने लगता है। अतः अखाड़े की मिट्टी बहुत विशेष है। अगला प्रश्न, श्रद्धा, भक्ति, स्नेह। बेटा जहां आपका पाठ समाप्त हो रहा है उसी पाठ में लास्ट से 3rd पैराग्राफ दिया हुआ है, नीच को धूरी समान, यह दिया गया है। उसमें दिया है कि ये जो धूल है ये हमारी श्रद्धा का, यह हमारी भक्ति का और यह हमारी स्नेह की भावना को सूचित करने का भी साधन है। कैसे? सती जो है इस धूल को उठाकर अपने मस्तक से लगाती है,
इसी तरह से कोई देशभक्त जो है इसी धूल की रक्षा के लिए अपने प्राणों को साहर्ष बलिदान कर देता है, और इसी धूल से दूर रहने वाला प्रवासी जब इस मिट्टी के संपर्क में आता है तो इस धरती को नमन करता है, नमस्कार करता है, चूमता है। तो इन उदाहरणों से पता चलता है कि ये जो धूल है इसके प्रति हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति और हमारी स्नेह की भावना भी जुड़ी रहती है। अतः हम कह सकते हैं कि स्नेह, श्रद्धा और भक्ति इन भावनाओं की सूचना देने वाली यह धूल जो है वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, नगरीय सभ्यता पर व्यंग्य। हमने पूरा चैप्टर पढ़ा और मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में ही बताया था धूल बड़ा सामान्य से विषय है। इस विषय पर इस निबंध को लिखने का क्या प्रयोजन है? तो पता चलता है कि नगरीय सभ्यता पर रामविलास शर्मा जी ने व्यंग्य किया है, कटाक्ष किया है और करारा व्यंग्य करते हुए लेखक ने ये माना है कि नगरीय सभ्यता जो है वो धूल के संपर्क से बचना चाहती है। उन लोगों की यह मान्यता है कि धूल के संपर्क में जाने से वे मैले हो जाते हैं और धूल का संपर्क पा करके उनकी जो कृत्रिम या बनावटी सुंदरता है वह भी खराब हो जाती है, क्योंकि वो कृत्रिम प्रसाधन सामग्री को विशेष महत्व देते हैं और धूल से बच करके अपने आप को इस तरह के मकानों में बंद करना चाहते हैं जिसकी इमारत चारों ओर कांच से बनी हो, ताकि धूल के एक कण का भी वो स्पर्श प्राप्त न कर सके। तो लेखक ने माना है कि धूल जो हमारे जीवन को बनाती है उससे इतनी दूरी बना लेना उचित नहीं है, बहुत अनुचित है। तो यहाँ व्यंग्य किया गया है। 25 से 30 शब्दों में दिए गए इन प्रश्नों के यहाँ उत्तर पूर्ण होते हैं। अब बात आती है 50 से 60 शब्दों में उत्तर दीजिए। बेटा हालांकि तो कोशिश यही है कि पीडीएफ के जरिए आपको इसका सारा लिखित कार्य जो है, जो हमने स्वयं तैयार किया है लिख करके आप लोगों तक प्रेषित किया जाए और बिल्कुल उसी स्वरूप में आप उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख करके हमें वापस प्रेषित करें ताकि हम उसकी जांच कर सकें। लेकिन फिर भी इस कक्षा में इन प्रश्नों को करवाने का यही प्रयोजन है ताकि पाठ के अनुसार मेरे बच्चों को उत्तर प्राप्त करने का एक तरीका जो है वो सहज बन सके, ताकि वो इन प्रश्नों के उत्तर जो है आसानी से स्वयं भी ढूंढ सके और समझ भी सके प्रश्न उत्तर किस ढंग से करने हैं, और परीक्षा के समय में इन्हें रटने की आवश्यकता नहीं है बल्कि इन्हें समझ करके आप इन उत्तरों को वापस से लिख भी सकते हो। 50 से 60 शब्दों में उत्तर दीजिएगा। पहला प्रश्न, बालकृष्ण के मुंह पर छाई गोधूलि की श्रेष्ठता लेखक ने कैसे बताई है? बालकृष्ण के मुंह पर छाई गोधूलि, यानी बालकृष्ण किसे कहा? बालक। ग्रामीण परिवेश में गोधूलि वेला के दर्शन होते हैं और उस समय जो ग्वाले हैं वो अपनी गायों को वहां से शाम के समय जब अपने घरों की ओर ले जाते हैं तो जो मिट्टी की परत चारों तरफ वातावरण में छाती है वो उन बालकृष्ण यानी बच्चों के चेहरों पर भी छा जाती है। वह मिट्टी की एक परत उन बालकों के चेहरे की सुंदरता को बढ़ा देती है, क्योंकि कहा गया है जिसके कारण दूरी बड़े हीरे कहलाए। जिस प्रकार से किसी फूल की सुंदरता रेणु के माध्यम से यानी धूल के कणों के माध्यम से और निखर जाती है, वैसे ही बालकृष्ण के मुंह पर छाई गोधूलि की वजह से उसके चेहरे की जो पार्थिवता है, पार्थिवता यानी जड़ता, वो भी निखर जाती है, अर्थात वो भी कोमलता के रूप में हमारे सामने स्पष्ट होने लगती है। अतः वास्तव में ये जो गोधूलि है वो छोटे छोटे बच्चों के चेहरों की सुंदरता को और ज्यादा निखार देती है। दूसरा प्रश्न है धूल व मिट्टी में अंतर। बेटा जब इस पाठ को पढ़ाया जा रहा था तो उस समय मैंने इस पॉइंट पे भी आपको विशेष रूप से ध्यान देने के लिए कहा था, क्योंकि उसने बताया कि धूल मिट्टी की शोभा का नाम है। धूल मिट्टी की शोभा का नाम है। मिट्टी कई तरह की हो सकती है, जिसे काली, पीली, लाल मिट्टी नाम दिया जाता है, लेकिन जब इस मिट्टी की ऊपरी परत जो है वो उड़ करके चारों तरफ वातावरण में छाती है तो वह परत जो है श्वेत बादलों जैसी दिखाई देती है, और यही धूल जो है इसके माध्यम से मिट्टी के रंग और रूप की पहचान हो सकती है। अतः धूल और मिट्टी का आपस में गहरा संबंध है।
ऐसा संबंध जो शरीर का उसकी आत्मा से है, जो शब्द का उससे उत्पन्न होने वाले रस से है, और जो चांद का संबंध उसकी छाई हुई चांदनी से है, बिल्कुल वैसा ही संबंध मिट्टी और धूल से है। यहाँ पर यह उत्तर पूर्ण होता है। अगला प्रश्न, ग्रामीण परिवेश में धूल के चित्र, कौन कौन से सुंदर चित्र खींचे हैं यहाँ लेखक ने? तो बेटा, जहाँ आपके पाठ्य पुस्तक का इसी पाठ का द्वितीय पृष्ठ है, दूसरा पेज है, लास्ट पैराग्राफ में दिया गया है, दूसरे पेज में लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है कि गोधूलि के दर्शन सिर्फ ग्रामीण परिवेश में ही हो सकते हैं। ग्रामीण परिवेश में ही गोधूलि के दर्शन होते हैं, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में किसी तरह का धूल धक्कड़ नहीं है। वहां पर क्या है कि अमराइयों यानी आम के पेड़ों के पीछे छिपते हुए सूर्य की जो किरणें हैं वो चारों तरफ के वातावरण को सुनहरा बना देती है। तो जो छाई हुई धूल है वो धूल के कण भी स्वर्णिम यानी सोने जैसे प्रतीत होने लगते हैं। इसी तरह से जब किसी रास्ते पर चलने वाली जो गाड़ियां हैं, वो गाड़ियां जो है उस रास्ते से जब जाती है तो मिट्टी की एक परत ऊपर वातावरण में छा जाती है, वह भी श्वेत बादल जैसा रूप लगने लगती है और ऐसा लगता है मानो कि नक्षत्र पथ यानी तारे सितारों के मार्ग पर से इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी वहां से गुजरा है। और ये सारे चित्र कवियों के द्वारा कविता करने योग्य विषय प्रदान करते हैं, जिनके दर्शन सिर्फ ग्रामीण परिवेश में ही हो सकते हैं। तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर भी पूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, हीरा वही जो घन चोट न टूटे, जहाँ पाठ का अंत होता है और उसी अंतिम गद्यांश में इस पंक्ति को दिया गया है। असलियत में हीरा वह है जो हथौड़ों के प्रहार से भी टूटता नहीं है। लेखक ने यहाँ पर एक लक्षणार्थ बताया है कि हमारे देश के लोग, जो चाहे कृषक हो, चाहे मजदूर हो, चाहे सैनिक हो, चाहे योद्धा हो, सही मायनों में सच्चे देशभक्त वही माने जाते हैं जो विषम परिस्थितियों जैसी चाहे मुसीबत उनके सामने क्यों ना आ जाए, फिर भी उनका मनोबल कभी टूटता नहीं है। वो ऐसी गंभीर परिस्थितियों में घबराती नहीं है, निराश नहीं होते हैं, बल्कि डट कर ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं और जब जवाब देने का समय आता है तो वो अपने आप को साबित भी कर देते हैं कि उनका व्यक्तित्व कांच के समान नहीं है, जो इस तरह की खराब परिस्थितियों के सामने टूट कर चूर चूर हो जाए, बल्कि हीरे के समान है जो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी हथौड़ों के प्रहार को सहन करने के बावजूद भी डटे रहते हैं। इस प्रकार इस कथन का आशय लेखक ने प्रस्तुत किया है कि सच्चे मायनों में देशभक्त वही है जो विषम परिस्थितियों के भी प्रहार को सहन करता है, उसमें अपने मनोबल को गिरने नहीं देता है। अगला प्रश्न आता है, धूल। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये चारों शब्द एक जैसे लगते हैं लेकिन इनकी व्यंजनाएं अलग अलग है। जहां आपके पाठ का अंत हो रहा है उसी पाठ का सेकंड लास्ट पैराग्राफ जो है वो इससे संबंधित है। तो इसकी अलग अलग व्यंजनाएं क्या है? देखिए, धूल, धूली, धुली और धूरी, ये शब्द जो है वो एक ही मूल शब्द से बने हैं, लेकिन इनका जो अर्थ है वो थोड़ा अलग अलग है। रूप तो अलग अलग दिखाई देता है लेकिन इनका जो मूल है वो एक ही है। लेखक ने ये माना है कि धूल जो है जीवन का यथार्थवादी तथ्य है। धूल से ही जन्म होता है और मृत्यु पर्यंत इसी धूल में ही मिल जाते हैं, यानी जीवन का आरंभ और जीवन का अंत करने वाला विषय है धूल। धूली यानी गोधूली, यहाँ पर दिया गया है धूली यानी गोधूली। यह कवियों की कविताओं का विषय है। कई ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने गोधूली पर अपनी लेखनी चलाई है, अर्थात उन्होंने ऐसे विषयों पर कई कविताएं लिखी हैं। धूली यह छायावादी दर्शन है। छायावादी का अर्थ मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा रहस्यवाद जो इस प्रकृति के पीछे चल रहा है। ये चारों तरफ की प्रकृति जो संचालित हो रही है, इसके पीछे कोई छाया, कोई रहस्यवादी शक्ति कार्य करती है, और यह शक्ति है भी या नहीं इसके बारे में कोई भी बात
स्पष्ट नहीं कही जा सकती, अर्थात संदिग्ध है। वहां पर पुख्ता तरीके से सबूत के तौर पर इसे कह भी नहीं सकते, इसलिए यहाँ जो है यह बात संदिग्ध है, इसके विषय में प्रमाण स्वरूप सबूत के तौर पे कुछ स्पष्ट कहा भी नहीं जा सकता। और अंत में आता है धुरी। जो ये लोक संस्कृति चल रही है, इस लोक संस्कृति के चलाने में जो मुख्य तत्व था, जो नींव थी, वही धुरी कहलाती है। यानी यह धुरी लोक संस्कृति की नींव है। इसी नींव के माध्यम से लोक संस्कृति आगे की ओर चलायमान हो रही है। तो ये शब्द ऊपरी तौर पे अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर के तौर पे इनका निर्माण और इनका उद्भव एक ही मूल तत्व से हुआ है। धूल जीवन का गद्यवादी सत्य, धूली जिस पर कवियों ने लेखनी चलाई है, धूली यहाँ पर यह धूली यानी इसका विषय है छायावादी दर्शन, जिसके वास्तव में कहे जाने पर संदिग्धता है, सप्रमाण सबूत किसी को भी नहीं पता। और धुरी जो लोक संस्कृति का विषय है, जो हमारे जीवन से, जो हमारी संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा हुआ है। यह प्रश्न यहाँ पूर्ण होता है। यहाँ पर अगला प्रश्न है धूल पाठ का मूल भाव। जैसा कि मैंने पाठ शुरू किया था उस समय आपको बताया कि लेखक ने ये माना है कि अनेक लेखक जो है प्रकृति के सुंदर सुंदर तत्वों पर अपनी लेखनी चलाते हैं, लेकिन धूल विषय जो बड़ा ही सामान्य जान पड़ता है, ऐसे विषय पर भी एक निबंध लिख देना रामविलास शर्मा का इसके पीछे उद्देश्य यही था, ताकि वह अपनी आने वाली पीढ़ी को धूल के संपर्क में आने की महत्ता बताते हुए यह सिद्ध कर सके कि जिस व्यक्ति का अपनी मातृभूमि की मिट्टी से जुड़ाव बना हुआ है, वही सच्चे मायनों में देशभक्त माना जाता है। इसके लिए इन्होंने कई उदाहरण भी लिए, जैसे बालकृष्ण का उदाहरण। जो बालक है वो मिट्टी में खेल कर ही अपने खेलों का आनंद प्राप्त करता है, और इसी खेल की मिट्टी से उसका शरीर जो है बहुत बलिष्ठ और पोषित होता है। अखाड़े की मिट्टी के उदाहरण से भी लेखक ने इस बात को साबित किया है कि मिट्टी का स्पर्श जो है व्यक्ति की मांसपेशियों को ताकत प्रदान करता है। उन्होंने ये माना है कि संसार को असार तो हम कह देते हैं, लेकिन फिर भी उसको हम महत्वहीन नहीं मान सकते, क्योंकि संसार की मिट्टी में उगने वाली फसलें जिससे हम अन्न ग्रहण करते हैं, संसार की मिट्टी में ही बहने वाली नदियां जिसकी पानी की बूंद बूंद हमारे शरीर में रक्त की एक एक बूंद को पोषित करती है, और इसी मिट्टी में उगने वाली हरियाली जो हमें प्राणवायु देती है, यह भी हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। ये सारी चीजें हमें इसी मिट्टी से ही प्राप्त होती है। और आगे तक आते आते उन्होंने बताया कि हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति में गोधूलि का तो बहुत महात्म्य है, इस गोधूलि को तो कोई भूल भी नहीं सकता। तो यह गोधूलि ग्रामीण परिवेश में दिखाई देती है, और आज की सभ्यता को इस धूल से संपर्क बढ़ाना आवश्यक है, जिससे वो अपने देशभक्त होने का प्रमाण दे सके। तो धूल जैसा सामान्य विषय होने के बावजूद भी लेखक ने इसे विशिष्ट विषय के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है, ताकि हम धूल के संपर्क में आ करके, इससे पालित पोषित हो करके, अपनी सेवाएं इसे दे करके अपने आप को देशभक्त प्रमाणित कर सके। अंतिम प्रश्न है कविता की विडंबना लेखक का आशय। लेखक ने यह माना है कि वास्तव में कविता की विडंबना कवियों के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। यहाँ पर आया गोधूलि विषय पर कविता। गोधूलि विषय पर जो कविता है वो ग्रामीण परिवेश में ही दिखाई देती है। जो गोधूलि ग्रामीण परिवेश में दिखाई देती है, शहरी संस्कृति के लोग इस गोधूलि से परिचित भी नहीं है। आज यदि किसी शहरी संस्कृति में पढ़े लिखे लोगों के आगे गोधूलि शब्द का वाचन किया जाए तो वो पहले इसके अर्थ से परिचित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उन्हें इस गोधूलि शब्द का ज्ञान ही नहीं है। लेखक ने माना है कि जब किसी पुस्तक विक्रेता ने अपने निमंत्रण पत्र पर गोधूलि वेला में आने का समय दिया था, तो उसे खुद यह नहीं पता कि गोधूलि वेला क्या होती है। तो यह जो है, यह कवियों के द्वारा लिखी जाने वाली कविता की बहुत बड़ी विडंबना यानी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वह गोधूलि शब्द को तो जानते हैं, लेकिन वास्तव में गोधूलि शब्द का अर्थ क्या है उसके बारे में पूर्णतया ज्ञान उन्हें भी नहीं है।
तो लेखक ये मानते हैं कि इस गोधूलि के दर्शन सिर्फ ग्रामीण परिवेश में होते हैं। नगरीय सभ्यता के लोग इस धूल के संपर्क से बचना चाहते हैं, इसलिए उन्हें गोधूलि का पूर्णतया अर्थ भी प्राप्त नहीं है। यह वास्तव में दुर्भाग्यजनक बात मानी जा सकती है। तो इस प्रकार यहाँ इस पूरे पाठ में दिए गए पहले 1 या 2 पंक्ति में उत्तर दीजिए, दूसरा 25 से 30 शब्दों में उत्तर दीजिए और अंतिम 50 से 60 शब्दों में उत्तर दीजिएगा। एक जो चैप्टर है वो पूर्ण होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, आशय स्पष्ट कीजिए। और ये जो आशय स्पष्ट का कार्य है ये हमारे पाठ में दिए गए मुख्य बिंदुओं से ही संबंधित है, जिसका थोड़ा बहुत जो वाचन है या अनुवाद है इन प्रश्नों में भी शामिल किया गया है। तो अब जो है हमारा ये पाठ यहाँ पे पूर्ण होता है। आशय स्पष्ट से संबंधित सारे जो उत्तर हैं वो अनुवाद के साथ आप तक भी इस पीडीएफ के द्वारा प्रेषित की जाएगी। तो तुरंत इस चैप्टर को करने के पश्चात आप हमें सेंड करें ताकि इनका अच्छे से जांच हो सके और एक हमारे पास वर्क की रिपोर्ट भी आ जाए कि बच्चों ने कितना वर्क किया है। अब बात आती है सेकंड लेसन की। सेकंड पद्यांश का लेसन है। ध्यान दीजिएगा, गद्यांश में धूल पूरा हो चुका, पद्यांश में रैदास पूरा हो चुका और ग्रामर में शब्द और पद एक शीर्षक पाठ जो है वो भी पूर्ण हो चुका। कुल मिलाकर 3 पाठ जो है पूरे हो चुके हैं। आपके पास एक पीडीएफ आई है, इसके अलावा रैदास के पाठ की पीडीएफ और धूल के पाठ की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कल का समय है और पूर्ण करने का प्रयास करें। अगला है पद्यांश भाग। पद्यांश भाग में अगला लेसन है रहीम। वाह, रहीम के नाम से कौन परिचित नहीं है। रहीम दास जी के दोहे हम सब गाते और सुनते भी हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। गाते हैं या नहीं। अगला दोहा उन्होंने बताया, तरवर फल नहीं खात है, तरवर पियत ना पानी, है ना। तो इसी तरह से जो सुजान या सज्जन व्यक्ति है संपत्ति सिंचित करते हैं कि जो रहीम पर काज हित संपत्ति संच ही सुजानी, कि सज्जन लोग दूसरों के परोपकार के लिए ही सारी संपत्ति को सिंचित करते हैं। तो रहीम दास जी नाम से पता चलता है मुस्लिम संस्कृति से जन्मे और पालित पोषित हुए, लेकिन मुस्लिम साहित्य को लाभान्वित करने के साथ साथ इन्होंने हिंदी साहित्य को भी लाभान्वित किया अपनी लेखनी और रचनाओं से। इनका एक सामान्य परिचय हम यहाँ प्राप्त करते हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में दिए गए रहीम के परिचय को जरूर पढ़िएगा, जहाँ ये सारे मुख्य बिंदु आपको अच्छे ढंग से परिचित हो जाएंगे। देखिए रहीम, इनका जन्म हुआ 1556 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ? लाहौर में, जो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है। जन्म की दिनांक 17 दिसंबर, जन्म दिनांक 17 दिसंबर। इनके पिता का नाम था बैरम खान। बैरम खान के नाम से जाना जाता है कि ये अकबर के संरक्षक थे, यानी मुगल शासक अकबर के पिता की मृत्यु के पश्चात इन्होंने अपने संरक्षण में अकबर को पाला पोसा और उसे एक अच्छा प्रशासक बनाने का कार्य किया। इनकी माता थी सुल्ताना बेगम, जो एक कवियत्री भी थी, कविता का शौक भी था इन्हें। और इन्हीं रहीम की मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई 1627 ईस्वी में। लगभग 70 वर्ष की उम्र प्राप्त करने वाले कवि थे। रहीम के विषय में कहा जाता है कि ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। आपको पता है अकबर के 9 रत्न थे और 9 रत्नों में से एक थे रहीम दास। रहीम दास जी को अकबर ने मिर्जा खान और अब्दुल रहीम खान खाना उपाधियां भी प्रदान की थी। जो खानों का भी खान है,
मुस्लिम संस्कृति में आपको पता है पठान, खान इस तरह के शब्द प्रयुक्त होते हैं। तो अब्दुल रहीम खान खाना इनका पूरा नाम था। इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। और ये खान खाना क्या है? एक उपाधि है जो अकबर के द्वारा दी गई थी। ये वास्तव में एक बहुत अच्छे कवि, एक बहुत अच्छे प्रशासक, बहुत अच्छे कला प्रेमी, दानवीर माने जाते हैं। जीवन के अंत समय में कृष्ण भक्ति भी इन्होंने की। कृष्ण भक्ति का भी इन्होंने सहारा लिया और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रहीम, ग्रंथावली, रहीम विलास और रहीम रत्नाकर। आपकी पाठ्य पुस्तक में और भी पुस्तकों के नाम दिए गए हैं, इनमें से हमें 2 या 3 पुस्तकों के नाम ही ध्यान रखने हैं। तो रहीम का एक छोटा सा परिचय आपके समक्ष उपस्थित किया गया है। अपने पाठ्य पुस्तक में से इस पाठ के परिचय को और कवि के परिचय को एक बार पढ़ लीजिएगा, ताकि कल का आपका समय है, परसों से इस पाठ को हम जो है अनुवाद के साथ पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद बेटा ऑनलाइन क्लास में अपनी भागीदारी निभाने के लिए और खुशी खुशी आनंद के साथ इस कक्षा का लाभ उठाने के लिए। धन्यवाद।